नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। आज का इतिहास के टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, मौर्योत्तर काल, इसका जो टाइम पीरियड है यह है 185 बीसी से लेकर 319 एडी के तहत ये मौर्योत्तर काल चला था। अब मौर्योत्तर काल में कुछ वंश आते हैं, जैसे पहले नंबर पर शुंग वंश, कंडम वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। और सातवें नंबर पर है संगम काल। संगम काल में चैर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इन्हीं वंशों को एक एक करके इतिहास के रूप में पढ़ लेते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले नंबर पर डाल लेते हैं हेडिंग शुंग वंश। देखो, शुंग वंश जो चला था वो 185 बीसी से लेकर 75 बीसी के तहत तक चला था। इस वंश में बाणभट्ट की हर्ष चरित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, तब बना था यह शुंग वंश। इसमें सबसे पहले प्रतापी राजा बना है पुष्यभूति शुंग। यह शुंग वंश का शासक है। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है। पहली राजधानी विदिशा और दूसरी राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र ने 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया और पाटलिपुत्र के कुकटारा या कुकटारम बिहार को तोड़ने में असफल रहा था। इस काल में ही प्रथम स्मृति ग्रंथ, जो ये माना जाता है मनुस्मृति, इसी वंश में मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया। अश्वमेध यज्ञों को पुरोहित किसने बताया? तो ये पतंजलि ने बताया था। अब पतंजलि की जो है 3 पुस्तक हैं, योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। ये महाभाष्य जो है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या शिलालेख से मिलती है एवं कालिदास जी की माल बिगांगनी मित्र से मिलती है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक यानी कि यवनों ने भारत पर आक्रमण करा था। इसकी जानकारी कालिदास की मालाविंगनी मित्र में इसमें इसका वर्णन है। पतंजलि का महाभाष्य ने भी लिखा है और गार्गी संहिता में भी लिखा गया है कि भारत पर इंडो ग्रीक यानी कि यवनों ने आक्रमण करा था। ये गार्गी संहिता ये ज्योतिष पर आधारित है। देखो, अगले नंबर पर आते हैं ये राजा भागभद्र। ये जो है इस वंश के 9वें शासक थे। इसके दरबार में यूनानी दूत हेलियोडस, यह गरुड़ अभिलेख में मिलता है कि हेलियोडोटस भारत आए थे। उसने भगवान भागवत धर्म पर स्वीकार कर लिया, ये बताते हैं। उसने विदिशा के बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया। उसके बाद राजा आते हैं देवभूति। ये इस वंश का क्या है, अंतिम राजा थे। वासुदेव कंडम ने क्या करी थी, इनकी हत्या कर दी थी। इस वंश की जो राजधानी है वो विदिशा हुआ करती थी। तो अब आता है कंडव वंश। इसका जो है टाइम पीरियड कितना है, तो यह है 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक। इसकी स्थापना वासुदेव ने कराई है। सुशर्म अंतिम शासक थे इसके। उसके बाद इस कंडव वंश के अंत में सातवाहन वंश, जो लगभग 300 वर्ष तक चला है, इसकी जो स्थापना है वो सीमुक ने करी है। इसमें इन्होंने जो राजधानी प्रतिष्ठान है, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्रह्मी है और इसमें शीशे के सिक्के चलाए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो शासक आता है वो सातकर्णी फर्स्ट। इस वंश का ये प्रथम शासक है, प्रसिद्ध शासक है। इसकी जानकारी नागणिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हाल हुए तो ये 17वें शासक थे।
ये विद्यमान शासक हैं और इनके शासनकाल में ही पुस्तक है गाथा सप्तशती लिखी है, जो 700 प्रेम कहानियां हैं इसमें। इसके दरबार में साबरमन है। और उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड गोंडिया। ये गोंडिया की बृहत कथा पर छिमेद्र ने बृहत कथा, मंजरी सोमदेव ने कथा चरित्र सागर की भी रचना करी है। हाल ही ने सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण करा और श्रीलंका की राजकुमारी जो लीलावती है उससे शादी कर ली। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस वंश का ये 23वां सबसे महान शासक राजा है। इसकी उपाधियां अद्वितीय ब्राह्मण है, आगमन निलय है, वेणुकट्टक है या त्रिसमुद्र प्रियता वाहन कहा जाता है इसके गौतमी पुत्र सतकर्णी को। इसने बौद्धिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करा। इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, ये कहते थे। इसने शक शासक नहापान को पराजित किया एवं उसके सिक्कों पर अपना नाम भी लिखवाया। इसने नासिक बौद्ध संघ को एजाकालतीय गांव एवं काले बौद्ध संघ की भेंट करी। इसने वेणुकट्टक नगर बसाया। बष्टी पुत्र कुलमावी, इस वंश का ये 24वां शासक है। पुराणों में भूगोलवा कहा जाता है इसको। प्रथम शासक जो अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, इसके अभिलेखों में इसमें दक्षिणापथेश्वर कहा गया इसको। शक शासक रुद्रदामन को 2 बार इसने पराजित करा है। शक शासक की पुत्री से विवाह करा था इसने नवनगर नामक शहर भी बसाया है। यज्ञश्री सतकर्णी, ये अंतिम शासक है इस वंश का। इसने सिक्कों पर जहाज के चित्र नामांकित करे। इसकी विशेषता सातवाहन की तो ये मात्र सत्तात्मक थी, प्राकृत भाषा थी। पुराणों में इसका आंध्र भव्य कहा गया इसको। सिंह से 14 के सिक्के चलाए इन्होंने। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भूमि कर लगाया इन्होंने राजधानी प्रतिष्ठान बनाई। उसके बाद देख लेते हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंदू यूनानी। तो ये थी 2 तरीके से, डेमेट्रियस जो इसके संस्थापक हैं और दूसरा यूक्रेटाइमस, ये इनके संस्थापक हैं। इनकी ही राजधानी तक्षशिला थी। मिनाइंडर यानी कि मिलिंद नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ वार्तालाप करी और इन्होंने अपना दूत हेलियोडोटस नाम भागभद्र के दरबार में ये पहुंचे। मिलिंद पनु पुस्तक है, ये एक बौद्ध धर्म पर आधारित है। हर्मियस ये अंतिम इंडो ग्रीक शासक है। इंडो ग्रीक शासकों का योगदान जो है वो रहा है, जैसे इस रूप में लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। गर्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए जाना जाता है। सप्ताह का प्रचलन आरंभ करा इन्होंने ही। भारतीय नाटकों पर प्रभाव पड़ा इसका, रघुवंश के पर्जों पर। और यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए, जैसे काली मिर्च। उसके बाद आते हैं देखो शक। ये मध्य एशिया से बर्बर जाति थी, यूची कबीले को पराजित करती हुई आई और चीनी भारतीयों में शासकों की साई या सेंगबाई कहा गया। भारतीय साहित्य में इन्हें सीनयान कहा गया। डेरियस के नक्श रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। भारत में शकों के केंद्र तक्षशिला इन्होंने बनाया। मथुरा, नासिक, उज्जैन, कंधार जैसे शहर को केंद्र अपना बनाया। सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था, जो उज्जैन का राजा था। उसके बाद आती है बात, इसने वरिष्ठ पुत्र पुलमामी को 2 बार पराजित करा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण कराया इसने। जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा उल्लेख मिलता है और स्कंदगुप्त इसी काल का है। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा से चलाए। उसके बाद में देख लेते हैं कुषाण। ये मध्य एशिया के यूचीसी कबीले थे। इनके संस्थापक कुजल कटफिसस हैं। ये बिमकटस, ये भगवान शिव का अनुयायी था, उपाधि महेश्वर है और इसके सिक्के पर त्रिशूल, नंदी, डमरू आदि का चित्र मिलता है। अंतिम में कनिष्क। तो सबसे महान शासक रहा कनिष्क।
राज्याभिषेक 78 AD में। शक संवत आरंभ करा इसने, राजधानी पुरुषपुर बनाई। कढ़े की राजतरंगड़ी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण करा और कनिष्कपुर शहर बसाया। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के समय बौद्ध दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करा। उसे पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र देखने मिलता है। अश्वघोष की जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र, इसके शासनकाल में लिखी गई, जो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं। नागार्जुन एवं चरक इसके दरबारी कवि थे। सुश्रुत इसके समकालीन थे। कनिष्क मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया इसने। भारत में रेशम का मार्ग अधिकार हो गया। और उसके बाद में देखो, छोटे छोटे राजा हैं ये बताते हैं सैनिकों ने इनकी जान ले ली। हुविस्क है, ये भी भगवान विष्णु का अनुयायी है। सिले हुए कपड़े का प्रचलन हुआ इसमें। चमड़े के जूते का प्रयोग हुआ। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। मौर्योत्तर कालीन में रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया। व्यापार वाणिज्य स्वर्णकाल कहा जाता है। रोमन साम्राज्य अपने चरम पर थी। भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार हुआ। दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार होता है। दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था। और 46 AD हिमपालस ने व्यापारिक भवनों की खोज करी और अरिकेमेडो से रोमन सिक्के की जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम में है मौर्योत्तर कालीन कला। ये विभिन्न शैलियों का विकास करता है। मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभ में हो गया, लेकिन उससे सुंदरता एवं तकनीक का अभाव था। मौर्योत्तर काल में रोमन जो ग्रीक फारसी प्रभाव पड़ा और कुषाण शासक ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया। ये 3 शैली थी, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। दोस्तों, ये जो है थोड़े थोड़े शासक हैं, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें प्रमुख केंद्र तक्षशिला, बामियान और भीमयान है। मथुरा कला शैली भी है इसके अंदर। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, अपने नोट से तैयार कर सकते हैं। अमरावती शैली है, इसका प्रमुख केंद्र अमरावती है, घटसाल है, नागार्जुन कोंडा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।